रात के 2 बज चुके थे। बबीता हमेशा की तरह रोकर उदास होकर सोने जा रही थी। तभी अचानक से उसकी डोरबेल बजी। बबीता हैरान थी कि उसका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो आ सकता है। बबीता हिम्मत जुटाकर जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा खोलने के तुरंत बाद बबीता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उसके सामने उसका बॉस था। हिम्मत करके बबीता बॉस को अंदर लेती है और अंदर बिठाती है। बबीता, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों आया? देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए आया हूँ। बबीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी भी करना चाहता हूँ। बदले में तुम जो चाहो, जो भी ऐशो आराम चाहो, मैं दे सकता हूँ। तुम्हें घर, बंगला, गाड़ी, जो भी चाहो। एनफ सर, आप मेरे बॉस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से टॉर्चर करेंगे। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बबीता, तुमको तो मैं हासिल करके ही रहूंगा, और हाँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। इधर आओ मेरी जान। बॉस बबीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। वो बबीता को अपनी बाहों में भर के उसे परेशान कर रहा होता है। तभी बबीता के घर की डोरबेल दोबारा बजती है और दोनों हैरान हो जाते हैं। देख बबीता, जो मैंने तुझसे कहा है, अगर तूने किसी को भी बताया ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। बबीता घबरा गई, लेकिन वो बड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, अरे मैं हूँ बबीता, अमन। अमन की आवाज सुन बबीता की जान में जान आई। उसने तुरंत दरवाजा खोला। अमन को देखकर बबीता काफी रिलैक्स फील करती है और उससे लिपटकर रोने लग जाती है। अरे बबीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत डर गई थी अमन। ओके, मैं समझ सकता हूँ बबीता, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। देखो, मैं आ गया। तभी बॉस बोलता है, ये कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अमन कहता है, आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बबीता का बॉस हूँ। एक्चुअली रात को वो डर जाती है, तो हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। ओहो, अच्छा हुआ। एक्चुअली मैं भी यहाँ हालचाल पूछने के लिए आया था। बेचारी अकेली ही डर जाती। दरअसल मैं यहाँ आया था बबीता इसलिए कि तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी एक कजन सिस्टर है जो हॉस्टल में रहती है। तो मैं सोच रहा था कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी कजन सिस्टर के पास रहो। कजन सिस्टर? और वहाँ क्यों रहेगी ये? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा लग्जरी फ्लैट अरेंज कर देता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप खामोखा इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैं मैनेज कर लूंगी। एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, बबीता अकेली नहीं है। अब मैं हूं ना उसके साथ। बबीता, चलो पहले हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ, फिर रेडी होकर ऑफिस चली जाना। मैं शाम को तुम्हें ऑफिस से ही पिक कर लूंगा और हम आयुष से मिलने चलेंगे। ओके? अब ये आयुष कौन है? सर, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चलिए, मैं टाइम से ऑफिस आ जाऊंगी। कहते हुए अमन और बबीता दोनों निकल जाते हैं। बॉस का खून खौल उठा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके हाथ से उसकी कोई प्यारी चीज छीन ली हो। ये नहीं हो सकता बबीता, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं इस लौंडे को देख लूंगा। बॉस अकेले ही बड़बड़ाते हुए कहता है। बबीता अमन की कजन सिस्टर के हॉस्टल रूम में शिफ्ट हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। शाम को अमन बबीता को रिसीव करने उसके ऑफिस जाता है। अमन बबीता को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है तो उसका बॉस ऊपर अपने केबिन की खिड़की से उन्हें देखता है। वो आग बबला हो जाता है और गुस्से में ऑफिस का सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। अगर जल्द ही मैंने कुछ नहीं किया तो बबीता मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बबीता सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इधर बॉस अपनी परेशानी से उलझा हुआ था
और उधर अमन ने जो सोचकर बबीता को अपनी कजन सिस्टर के पास शिफ्ट कराया था, क्या वो समस्या हल हो चुका था? लगता तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही बबीता उसके कजन सिस्टर के हॉस्टल में शिफ्ट हुई, उसके साथ कुछ अनजानी घटनाएं होने लगी। अमन की कजन सिस्टर का नाम अंजलि था। अंजलि अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सिंसियर थी, लेकिन जब से बबीता वहाँ पर आई थी, अंजलि की तबीयत में कुछ बदलाव दिख रहा था। इस बार भी अमावस की रात करीब थी। अंजलि सो रही थी कि अचानक उसके सीने में एक दर्द सा उठा। वो चीखने लगी और बबीता ये सब देखकर पूरी तरह से डर चुकी थी। अब अंजलि की चीखें तकलीफ में बदल रही थी। अंजलि के मुंह से खून आने लगा और धीरे धीरे उसकी तकलीफ और बढ़ने लगी। बबीता ये समझ ही पाती तभी किसी दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत कुछ तंत्र साधना कर रही थी। वो बूढ़ी औरत तंत्र सिद्धि करने के साथ साथ एक काली गुड़िया में सुई भी चुभाती है। वो सुई चुभाती है तो उस गुड़िया के मुंह से खून निकलता और इस तरह बबीता के सामने अंजलि दम तोड़ने लगती है और देखते ही देखते अंजलि बुरी मौत मरती है। सुबह जब अमन को इस बात की खबर लगती है तो वो वहाँ पर भागता हुआ आता है। बबीता, ये कैसे हो गया? किसने किया ये? मुझे नहीं पता अमन, कल रात को अचानक अंजलि के मुंह से खून आने लगा और उसके सीने में दर्द हो रहा था। मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई ना कोई तो खतरनाक शक्ति है। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर शुरू होता है असली खेल, मौत का खेल। बबीता की नींद अचानक रात में 2 बजे खुल जाती है तो उसे अंजलि के हंसने की आवाजें सुनाई देती है। बबीता किसी तरह उठकर जैसे ही बालकनी की तरफ जाती है तो उसे एक अकेला साया दिखाई देता है। अंजलि को मरे अब पूरे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन बबीता ने अंजलि की वो डरावनी आवाजें सुनी थी। बबीता हड़बड़ी में अमन को फोन करती है और वो कहती है, अमन तो तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अमन तुम जल्दी से आ जाओ। अमन तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है। बबीता घबराई हुई अमन से लिपट जाती है। अमन और बबीता इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। कोई तो है जो नहीं चाहता था कि बबीता अपने घर से दूर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बॉस ही है जो ये सब कर रहा था। बबीता और अमन इन सब गुत्थी को सुलझाने में ही उलझे हुए थे। तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैंने सुना है कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। मेरी कजन सिस्टर तो नहीं रही, लेकिन उसने मुझे बताया था कि यहाँ से कुछ दूर पर एक प्रोफेसर रहते हैं। क्यों ना हम उनकी हेल्प लें? बबीता और अमन उस प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। सुबह का वक्त था। प्रोफेसर अपने घर में होते हैं। बाहर से अमन और बबीता उनके दरवाजे को नॉक करते हैं। प्रोफेसर दरवाजा खोलते हैं और बबीता और अमन ने उनको सारी घटनाओं के बारे में बताया। तभी प्रोफेसर की नजर बबीता के हाथ पर जाती है। प्रोफेसर बबीता की हाथ पकड़कर उससे पूछते हैं कि उसने ये डार्क सर्कल वाले टैटू कहाँ से बनवाया। बबीता उसे बताती है कि ये टैटू एक रात उसके कमरे में पंखे से गिर रहे खून से बना हुआ है और उसे इसका मतलब नहीं पता। प्रोफेसर अमन का हाथ भी चेक करता है। तभी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सेम टैटू अमन के हाथ पर भी था। अमन और बबीता बुरी तरह से डर जाते हैं और वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरह से इस गुत्थी को सुलझा दिया जाए। प्रोफेसर अग्निहोत्री बताते हैं कि ये एक तरह का साइन है। जब कोई बुरी आत्मा या स्पिरिट आपसे बात करना चाहती है तो वो किसी न किसी तरह के साइन या सिंबल से आपसे बात करना चाहती है। अग्निहोत्री कुछ बुक्स निकालकर उस साइन का मतलब खोजते हैं। अग्निहोत्री बोलते हैं, ज़ेमेतो, इस साइन का मतलब क्या है? ज़ेमेतो यानी कोई काली शक्ति जो तुम दोनों से बात करना चाहती है। वो तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। बबीता और अमन ने अंजलि की मौत के बारे में भी अग्निहोत्री को बताया। देखो, ये साइन या सिंबल कोई आम साइन या सिंबल नहीं है। वो आत्मा बहुत खतरनाक है। वो काली शक्ति, वो काला साया तुम दोनों को पक्का मारेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और ये आत्मा साफ कह रही है
कि इसके बीच में कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। सो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बबीता और अमन बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर कौन है ये काली आत्मा? कौन है ये काली शक्ति जो अमन और बबीता से बात करना चाहती है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशंस और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।